Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. And we are doing the chapter 4 that is India on the Eve of British Conquest. हमने already इसमें cover कर लिया है challenges before the Mughals and then causes of decline of the Mughal Empire. And last lecture में we had already started the rise of regional states. थोड़ा सा background हमने देख लिया था. So let's begin. Let's revisit the background once again. Okay. तो आपने क्या देखा था रीजनल स्टेट्स में दैट तीन तरीके के स्टेट्स आपके सामने आए हैं. ओके, वन वाज योर सक्सेसर स्टेट जिसमें आपने देखा था दैट इट ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर ओनली. ओके, एम्पायर का ही पार्ट थे, फिर उससे ब्रेक हो गए वो. एंड इसमें आपने एग्जाम्पल्स देखे थे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. नेक्स्ट आपने देखा था इंडिपेंडेंट किंगडम्स. ओके, ये तब फॉर्म हुए जब डीस्टेबलाइजेशन होने लगा मुगल कंट्रोल का ओवर द प्रोविंसेस. एंड इसमें आपके एग्जाम्पल्स थे मैसूर एंड राजपूत स्टेट्स. एंड देन द न्यू स्टेट्स, द थर्ड कैटेगरी, ये वो स्टेट्स थे जो पहले से ही मुगल एम्पायर के अगेंस्ट रेबल कर रहे थे. ठीक है, एंड इसमें आपके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं मराठा, सिख एंड जाट स्टेट्स. तो आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इन रीजनल स्टेट्स का फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन. ओके, लेट्स बिगिन. क्वेश्चन आप देख लीजिए. द क्वेश्चन इज when the decline of the Mughal Empire was at its peak, few regional powers started rising. Give an account of these regional states. That is, मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था तो हमने देखा कि रीजनल स्टेट्स, रीजनल पावर्स सामने आने लगी हैं. तो इन्हीं का हमें एक ब्रीफ अकाउंट देना है. ओके, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टेट दैट इज़ योर हैदराबाद. तो हैदराबाद हम इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं दैट इनके फाउंडर थे असफ जहाँ, हु वाज नन अदर देन निज़ामुल मुल्क. ओके, इनको एक और नाम से जाना जाता है विच इज़ योर किलीच खान. ठीक है, तो आपको तीनों नेम याद रखने हैं, असफ जहाँ, किलीच खान, निज़ामुल मुल्क. क्वेश्चन किसी भी नेम से आ सकता है. ओके, एंड देखिए, निज़ामुल मुल्क से पहले एक्चुअली जुल्फ़िकार खान ने ये सपना देखा था कि मुझे एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश करना है. ये आइडिया किसका था? जुल्फ़िकार खान का. ठीक है, ये चाहते थे कि डेक्कन में मेरा खुद का एक किंगडम हो. बट ही डाइज सून एंड उसके बाद ये ड्रीम फुलफिल करते हैं आपके निज़ामुल मुल्क हु इज़ किलीच खान. अब किलीच खान ऐसा करते क्यों हैं? बिकॉज ही इज़ डिस्गस्टेड विद द मुगल एम्पायर. इस टाइम पे आपके मुगल एम्परर हैं मोहम्मद शाह. तो उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से वो रूल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, निज़ामुल मुल्क इज़ नॉट लाइकिंग इट एट ऑल. एंड वो फिर पूरी तरीके से डिसाइड करते थे ठीक है मैं अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाऊंगा. अच्छा, इसकी छोटी सी एक स्टोरी देख लेते कि एक्चुअल में क्या रीज़न था जिसकी वजह से फिर फाइनली निज़ामुल मुल्क ने डिसाइड किया. होता क्या है, मोहम्मद शाह अपॉइंट कर देते हैं मुबारिज़ खान को डेक्कन का वाइस रॉय. ठीक है, अब ये चीज़ निज़ामुल मुल्क को बिल्कुल पसंद नहीं आती है. एंड देन वो मुबारिज़ खान से फाइट करते हैं और एक बहुत ही फेमस बैटल भी हुआ है, बैटल ऑफ शक्रखेड़ा इन द ईयर 1724. ये आपको ये याद रखना है, 1724 में हुआ है. बैटल का नाम है बैटल ऑफ शक्रखेड़ा. शक्रखेड़ा एक्चुअली ये आपका हैदराबाद के पास ही जो बेरार वाला आपका रीजन था वहाँ की बात कर रहे हैं हम. वहाँ पे ये बैटल होता है एंड ही वेरी मच डिफीट्स मुबारिज़ खान, उनको मार देते हैं. एंड देन ही बिकम्स द रूलर ऑफ डेक्कन. हैदराबाद के ये जो कंट्रोल है हैदराबाद का, ये इनके अंडर में आ जाता है एंड वो वाइसरॉय बन जाते हैं. खुद को वो टाइटल देते हैं असफ जहाँ का. तो आपको ये भी याद रखना है कि असफ जहाँ का एक्चुअली इन्होंने खुद को टाइटल दिया था, इसलिए फिर लेटर ऑन इनको असफ जहाँ के नाम से भी जाना जाने लगा. सो दिस वॉज अबाउट योर हैदराबाद. ओके, लेट मी शो यू कि ये कहाँ कहाँ स्प्रेड थे. मैं आपको मैप में प्रॉपर दिखा देती हूँ. ठीक है, ओके ओके. सो ये आपका मैप है, 1750 का मैप है ये आपका. ठीक है, और यहाँ पे ये सारे रीजनल स्टेट्स आपके दिखाए हुए हैं. हम एक काम करते हैं, साउथ से स्टार्ट करते हैं और हम साउथ में देखेंगे कि आपका मैसूर है. उसके ऊपर आ जाओ हैदराबाद जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं. ये सारी टेरिटरी आपकी, दिस इज़ योर होल मराठा. ये महाराष्ट्र वाला रीजन है आपका, थोड़ा सा कर्नाटका का रीजन है, इधर आपका आंध्र प्रदेश का भी रीजन है एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑल. ठीक है, ये आपका मराठास के अंडर में था. ओके, देन आप थोड़ा ऊपर आ जाओ नॉर्थ में, ये आपका अवध है यहाँ पे. ओके, बंगाल इसके ईस्ट में है आपका, ये सारा बंगाल रीजन है. देन आपकी ये राजपूत स्टेट्स है, राजस्थान वाला एरिया. ठीक है,
एंड देन ऊपर तो आपका ये छोटा एरिया यहाँ देख रहे हैं ये पंजाब है, और एक छोटा सा एरिया देखिए रोहिलखंड, ये आपका आई एम सॉरी यस ये देखिए आगरा के पास आप देख रहे हैं, ये आगरा है आपका, लखनऊ एंड ऑल, ये सारा आपका रोहिलखंड है। ओके, अवध आई टोल्ड यू। सो ये कुछ आपके जो हैं प्रोमिनेंट रीजनल स्टेट्स थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट अवध। अवध के फाउंडर थे आपके बुरहान उल मुल्क या फिर सादत खान, वन एंड द सेम पर्सन। ओके, सादत खान एक शिया थे एंड इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, किसके साथ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बेसिकली सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इनकी मनसब, इनकी रैंक जो है काफ़ी बढ़ गई। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से इनको फिर कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है एंड इसके बाद ये खुद का अपना इंडिपेंडेंट स्टेट फाइंड करते हैं एंड विच इज़ अवध। ओके, एंड इनके बाद सादत खान या बुरहान उल मुल्क के बाद जो थ्रोन पे आते हैं, अवध के थ्रोन पे, दैट वाज योर सफदर जंग एज द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो आप अभी गवर्नर्स देख रहे हैं ये थोड़ा लेटर ऑन चैप्टर्स में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पे अभी बस थोड़ा आपका बैकग्राउंड चल रहा है, क्योंकि जब ये लोग ब्रिटिश के साथ फाइट करेंगे तो थोड़ा डिटेल स्टोरी देखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट बंगाल। बंगाल में आपके इम्पॉर्टेंट रूल कर रहे हैं मुर्शीद कुली खान, और इन्होंने ही फाउंडेशन किया था इस इंडिपेंडेंट स्टेट का एंड काफ़ी केपेबल रूलर थे, और बंगाल को इन्होंने अपने टाइम में काफ़ी प्रॉस्पेरस स्टेट भी बना दिया। ठीक है, इनके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद इनके सन इनको सक्सीड करते हैं शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद आपके सरफराज खान आते हैं, और सरफराज खान को मार के जो है आपके अलीवर्दी खान आते हैं। अलीवर्दी खान इनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, ये जो थे बिहार के डिप्टी गवर्नर थे, और एंड में यही अवध के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनलाइन राजपूत्स। राजपूत्स तो आपको पहले भी पता है। ठीक है, इनका एक्चुअली इंडिपेंडेंस लगभग चल ही रहा था, दे वर नॉट कम्प्लीटली अंडर द मुगल एम्पायर। यस, वो मुगल कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने हेल्ड करके रखी हुई थी। वी हैव सीन एज नोबल्स, एज मनसबदार्स, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे ये। ठीक है, लेकिन अभी भी एक तरीके से है ना कि कहीं ना कहीं कंट्रोल मुगल एम्पायर का ही है, तो ये फिर अपनी इंडिपेंडेंस को रीएस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा है तो ये रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस को। ठीक है, इसी की वजह से जो मुगल रूलर हैं आपके बहादुर शाह वन, जो औरंगज़ेब के बाद आते हैं, ये अजीत सिंह के अगेंस्ट मार्च करते हैं, इनसे फाइट करते हैं, क्योंकि अजीत सिंह ने जयसिंह टू, ये आपके राजपूत स्टेट्स के ही रूलर्स हैं, इनके साथ अलायंस बना लिया था टू फाइट विद द मुगल। ओके, एंड एक टाइम पे तो आके राजपूत जो है पूरा आपका साउथ ऑफ दिल्ली से लेके वेस्टर्न कोस्ट तक ये कंट्रोल कर रहे थे टेरिटरीज, तो अच्छा खासा एक्सपेंशन जो था वो था राजपूत्स का। ओके, देन है आपके मैसूर। मैसूर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। मैसूर आपका एक्चुअली लोकेटेड है एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, यू नो इट राइट। एंड यहाँ पे आपकी जो प्रोमिनेंट रूल कर रही थी डायनेस्टी, इट वॉज योर वोडियार्स। ठीक है, वोडियार डायनेस्टी रूल कर रही थी यहाँ पे। लेकिन क्या है कि मैसूर जो है एक ऐसा एरिया था जो हमेशा एक कांस्टेंट बैटलफील्ड बना रहता था। जितनी भी सराउंडिंग पावर्स थी यहाँ पे, दे यूज टू फाइट अमंग देमसेल्व्स। ओके, तो एंड में फिर आखिरकार क्या होता है कि मैसूर स्टेट जो है हैदर अली के अंडर में आ जाता है, एंड इसके बाद हैदर अली के रूल के बाद मैसूर और भी प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड इसके बाद जिस तरीके से वो ब्रिटिश से लड़ते हैं वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी स्टोरी है। नाउ काफ़ी सब दिक्कतें भी आ रही हैं इनको, क्योंकि कांस्टेंट वॉरफेयर इनका ब्रिटिश के साथ चलेगा, हम देखेंगे। और टीपू सुल्तान का तो नाम आप सब ने सुना होगा, दैट हाउ ब्रेवली ही फॉट विद द ब्रिटिश एंड फॉट टिल हिज डेथ। ओके, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट केरला। केरला में आपके मर्तंड वर्मा हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश किया है इस स्टेट को। ठीक है, एंड ट्रेवनकोर इज दी कैपिटल। ट्रेवनकोर वॉज दी कैपिटल, और इनकी बाउंड्रीज कहाँ से एक्सटेंडेड थी और कहाँ तक, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचीन, रिमेंबर दिस। ओके, एंड एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये की कि इन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया वेस्टर्न मॉडल पे। ही ट्राइड टू मेक हिज आर्मी स्ट्रॉन्ग एज द ब्रिटिश आर्मी। ओके,
एंड अपने स्टेट को भी डेवलप करने के लिए इन्होंने कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हेल्प ली। देन वी हैव जाट्स। जाट्स आपके बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट सेटलर्स थे जो दिल्ली, मथुरा एंड आगरा के आसपास रह रहे थे। ओके, एंड औरंगजेब के टाइम पर इनकी जो ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ थी, देखिए फार्मर्स ने तो एक्चुअली हमेशा ही सफ़र किया है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी सफ़र किया। द काइंड ऑफ रेवेन्यू, द हाई टैक्सेस जो उनके ऊपर फोर्स किए जा रहे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऑपरेशन था जो ये जो जाट्स थे ये उसके अगेंस्ट रेबल कर रहे थे, ठीक है। चूरामन एंड बदन सिंह इंपॉर्टेंट हैं आपके, इन्होंने हेल्प की, एक सेपरेट जाट स्टेट बनाया एंड भरतपुर नाम से इन्होंने अपना एक जाट स्टेट बनाया। लेकिन सूरजमल इनके बाद आए हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं एज अ जाट रूलर जिनके अंडर जाट पावर बिल्कुल अपने पीक पर थी, अपने जेनिथ पर थी। तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं, चूरामन, ठीक है, बदन सिंह एंड सूरजमल, ये आपके जाट स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ जाट्स में आपकी कौन कौन सी टेरिटरीज हैं? टेरिटरीज फ्रॉम द गंगा इन द ईस्ट, एक तरफ आपकी गंगा है ईस्ट में, टू द चंबल इन द साउथ। चंबल सबको पता है ना, एमपी वाला एरिया, राइट। एंड इसमें आगरा के सूबा, मथुरा, मेरठ एंड अलीगढ़, तो यूपी के बहुत सारे प्रोमिनेंट प्रोविंसेस आप देख रहे हैं इनके कंट्रोल में थे। जो नॉर्थ वेस्ट यूपी में स्पेशली आपके आते हैं वो सारे इनके कंट्रोल में थे। लेकिन जब सूरजमल की डेथ हो जाती है तो जाट स्टेट काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सिक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स एक्चुअली हमने फिर से पहले भी देखा था कि ये मिलिटेंट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था एंड गुरु गोबिंद सिंह जो आपके 10th सिख गुरु थे, वो पूरी तरीके से रेबेलियंस बन गए थे। जब इन्होंने थ्रोन संभाला सिख गुरु का तो वो मिलिटेंट सेक्ट में आपके सिक्स कन्वर्ट हो गए थे। क्यों कन्वर्ट हो गए थे? टू डिफेंड देयर रिलीजन एंड लिबर्टीज़। जिस तरीके की आपने देखा औरंगजेब की पॉलिसीज़ थी रिलीजन को लेके, दे वर परसिक्यूटिंग ऑल दी अदर रिलीजन्स एक्सेप्ट द मुस्लिम रिलीजन। तो खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद के लोगों को बचाने के लिए ये कन्वर्ट हो गए थे एक वॉरिंग कम्युनिटी में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है आपका बंदा बहादुर का, ठीक है। इन्होंने सिक्स की लीडरशिप अज्यूम की 1708 में, लेकिन इनको बाद में मार दिया जाता है, ओके। मुगल एम्पायर के साथ जब ये फाइट करते हैं तो ही गेट्स किल्ड। उसके बाद लेटर ऑन, इनके बाद, अभी तो हम 18th सेंचुरी के बिगनिंग में चल रहे हैं, बट लेटर ऑन क्या करते हैं, सारे सिक्स मिलके खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं मिसल्स में। मिसल्स क्या होता है? कॉन्फेडरेसीज है। कहने का मतलब है कि इन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स पर कंट्रोल करते थे, ओके। किंगडम को डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पार्ट्स में और हर एक पार्ट को एक ग्रुप जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और इसका क्रेडिट जो जाता है कि जब बिल्कुल ये भी अपना सिख पावर जो है अपने जेनिथ पे आ गई थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम, एक बहुत ही वास्ट एरिया में जब एक्सपेंड हो गया था, तो उसका क्रेडिट जाता है आपका रंजीत सिंह को, ठीक है। ये महान सिंह के सन थे जो सुकर चकिया मिस्ल के लीडर थे। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। महान सिंह वॉज द लीडर ऑफ सुकर चकिया मिस्ल एंड रंजीत सिंह वॉज द सन ऑफ महान सिंह। तो रंजीत सिंह भी किस मिसल से बिलोंग करते थे? टू द सुकर चकिया मिसल। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। रंजीत सिंह ने अपने अंडर काफ़ी एरियाज़ को कंट्रोल में ले लिया था जो सतलज से लेके झेलम तक एक्सपेंड करते थे। लाहौर में इन्होंने 1799 में लाहौर को कैप्चर किया एंड फिर उसके बाद अमृतसर को भी कैप्चर किया और लाहौर ही इनकी जो है वो कैपिटल भी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। किसके साथ साइन हुई है? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश तो आएंगे इस सीन में ना, 18th सेंचुरी में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब तो और भी थोड़ा हम अराउंड मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में आ गए। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई है, ये मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी तक एक्चुअली इनका रूल रहा है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली आई एम टेलिंग यू। लेकिन हाँ, ये जो ट्रीटी साइन हुई है ये ईयर आप लिख लीजिए, दिस इज़ योर 1809, ठीक है। 1809 में आपकी क्या साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अच्छा, क्यों साइन हुई है? थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, अभी जब ब्रिटिश है यहाँ पे, तो ब्रिटिश को ना एक थोड़ा सा खतरा है, किसका? रशियन इन्वेजन का। इनको थोड़ा इस टाइम पे डर लग रहा है कि कहीं लैंड रूट से आके रशिया हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है। तो ये जाते हैं रंजीत सिंह के पास
और कहते हैं कि हम एक काम करते हैं कि एक अलायंस क्रिएट कर लेते हैं, सो दैट अगर इस तरीके का इन्वेजन होता है, अटैक होता है, तो हम डिफेंड कर पाएँ, ठीक है। और इसके बदले में रणजीत सिंह जी कहते हैं ठीक है, आई विल एग्री विद दैट, लेकिन आप जब मेरा अफ़गान के साथ वॉर होगा तो आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, या फिर यू वोंट इंटरफेयर। अब अफ़गान के साथ वॉर क्यों होगा? क्योंकि जो एरिया है रंजीत सिंह का, वो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, यही जो लाहौर है, काबुल है, ठीक है, ये वाला एरिया है आपका। पाकिस्तान का कुछ एरिया इंक्लूडेड है एंड पंजाब का तो एरिया आपका इंक्लूडेड है ही। तो इस तरफ से जो काबुल वाला एरिया है, पाकिस्तान में लाहौर एंड काबुल वाला एरिया है, इस तरफ से जो है इधर अफ़गान रूल कर रहे हैं आपके, तो इनके इन्वेजन का भी डर था। और रंजीत सिंह की एक उनका एक बहुत ब्रॉड विजन था कि मुझे अपना रूल इस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी एक्सपेंड करना है। चलिए मैं आपको थोड़ा मैप में शो कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये आपका सिख एम्पायर है, ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा एक्सटेंशन है इसका। तो अभी क्या है इस एरिया में पर्टिकुलरली यहाँ पे, वैसे तो ये है इनकी बाउंड्री दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपके ये अफ़गानिस्तान वाले रीजन में यहाँ पे आपके अफ़गान रूलर्स हैं। नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपेंड, वो भी इस डायरेक्शन में ही आना चाहते हैं। ओके, दे वॉन्ट टू कम टू दिस डायरेक्शन, एंड इवन रंजीत सिंह वॉन्ट्स टू एक्सपेंड हिज टेरिटरीज इनटू दिस डायरेक्शन। तो ये इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर जो है ये बात की गई कि वी वोंट इंटरफेयर, वी हु दैट ब्रिटिश वोंट इंटरफेयर इन द सिख एंड अफगान वॉर। लेकिन होता क्या है कि ये उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है ट्रीटी, एंड एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, जो ये खतरा था, ब्रिटिश को लग रहा था कि रशिया आके इन्वेड करेगा, वो भी जो है कहीं ना कहीं रिसीड हो जाता है, कम हो जाता है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जो सेकंड इसका फेज़ है, सेकंड फेज़ में फिर क्या होता है, सेकंड फेज़ इसका इंपॉर्टेंट है। सेकंड फेज़ में क्या करते हैं कि अभी क्योंकि अब ब्रिटिश जो है ना उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, अब दूसरी तरफ रंजीत सिंह को बहुत अच्छे से पता है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि ब्रिटिश से फाइट कर सकूँ डायरेक्टली, मैं कॉन्फ्रंटेशन में आके उनसे विन कर पाऊँ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो रंजीत सिंह नोज दिस वेरी वेल। अब एक तरफ ब्रिटिश है, उनका एडवांटेज है, और रंजीत सिंह जो है वीक पोजीशन पे हैं। तो इस ट्रीटी में सेकंड फेज में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में जो सतलज के नीचे वाली टेरिटरीज हैं, ठीक है, चलिए एक बार फिर मैप में चलते हैं हम, वहाँ पे बेटर समझ में आएगा आपको। ओके ओके, तो ये है आपका सिख एम्पायर। यहाँ पे अब आप सतलज देखिए, ये आपकी सतलज फ्लो कर रही है। तो इस ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या होता है, सतलज के साउथ में जितना भी एरिया है ये डिसाइड होता है कि ये ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, सिस सतलज टेरिटरीज, जितना भी नहीं, बेसिकली जितना ये सिख एम्पायर आप देख रहे हो, ठीक है, ये दिल्ली तक, और ये ईस्ट में आप हिमालयाज को छोड़ दो अगर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया, तो ब्रिटिश ने कहा यहाँ पे आप जो है रंजीत सिंह से कहा आप इस तरफ नहीं आएंगे, कोई क्लेम नहीं रहेगा, आप इधर एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और नॉर्थ में जितना आपको एक्सपेंशन करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वॉज द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके ओके, so same is written here that Ranjit Singh acknowledged the British right over the Sis Satluj territory। Sis का मतलब जो मैंने आपको दिखाया था, सतलज के साउथ में जो टेरिटरीज थी आपकी। ओके ठीक है, रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी को बहुत मॉडर्नाइज किया, यूरोपियंस की हेल्प से, यूरोपियन लाइंस पे उन्होंने अपनी आर्मी को फर्दर रिवैम्प किया, ठीक है, रीऑर्गेनाइज किया। लेकिन अपने रीन के एंड तक आते आते एक और ट्रीटी इनको साइन करनी पड़ती है। रीन के एंड तक आते का मतलब है 1839 में तो इनकी डेथ ही हो जाती है। इट्स रिटन हियर एज वेल दैट ही डाइज इन 1839। तो 1838 में फिर से एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है इनको, द नेम इज ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, ठीक है। अब ट्राईपार्टाइट मतलब तीन पार्टी है, कौन है तीन पार्टी, एक तो आपके इंग्लिश हैं, एक आपके खुद रंजीत सिंह हैं, और थर्ड आ गए हैं आपके शाह सूजा, ठीक है, शाह शुजा, इंग्लिश कंपनी एंड दी महाराजा रंजीत सिंह, जहाँ पे वो एग्री करते हैं कि मैं आपको, किसको, ब्रिटिश को, मैं ब्रिटिश के सोल्जर्स को, ब्रिटिश के ट्रूप्स को पंजाब से जाने की बिल्कुल परमिशन दूंगा। ये मतलब क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक्चुअली काबुल में इस टाइम पे आपके रूल कर रहे हैं एक अफगान रूलर है जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद, ठीक है, काबुल में रूल कर रहे हैं। अभी क्या है, एक बार फिर से ब्रिटिश को खतरा है
उनको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि रशिया आके रशियन इन्वेजन हो सकता है, अटैक हो सकता है। तो ये जाते हैं दोस्त मोहम्मद के पास। दोस्त मोहम्मद, ओके, दोस्त मोहम्मद कहाँ पे है? काबुल में है। ओके, ये जाते हैं और ये कहते हैं उनसे कि यू हेल्प मी इन फाइटिंग दिस इन्वेजन। बट दोस्त मोहम्मद की एक डिमांड है। दोस्त मोहम्मद कहते हैं मुझे इसके बदले में पेशावर चाहिए, ठीक है, गिव मी पेशावर। अब पेशावर ब्रिटिश तो नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि पेशावर आपकी रंजीत सिंह की टेरिटरी है। अब ये जाते हैं रंजीत सिंह के पास, ठीक है, रंजीत सिंह के पास जाते हैं अलायंस बनाने। और बीच में यहाँ शाह शुजा का क्या काम है? शाह शुजा एक्चुअली चाहते हैं काबुल का गवर्नर बनना, ठीक है। तो एक तरीके से ट्राईपार्टाइट ऐसे हो गया कि शाह शुजा के साथ, ओके, एंड रंजीत सिंह के साथ और ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश सोच रहे हैं कि मैं अगर शाह शुजा को वहाँ काबुल पे थ्रोन पे बिठा दूंगा दोस्त मोहम्मद को हरा के, तो मुझे रशियन इन्वेजन को कंटेन करने में मदद मिल जाएगी, उनको रोकने में, उनसे फाइट करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये शाह शुजा का रूल है। तो ये जो ट्राईपार्टाइट टीटी है, ये इस तरीके से रंजीत सिंह के साथ, शाह शुजा के साथ इंग्लिश कंपनी साइन करती है। वो अलग बात है कि जब लेटर ऑन जब इनको ब्रिटिश को जाना होता है ना, तो रंजीत सिंह जी जो पैसेज देते नहीं हैं उनको, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नाउ हिज सक्सेसर्स, रंजीत सिंह के जो सक्सेसर्स हैं, अगेन दे वर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एज रंजीत सिंह। तो ये उनके अंडर में फिर जो स्टेट है आपका, ये पूरा पंजाब एंड सिख स्टेट, ये आपका डिक्लाइन कर जाता है एंड ब्रिटिश सून टुक ओवर इट, ठीक है। पूरा कंट्रोल फिर धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट इज मराठास, ओके। मराठास बहुत ही फॉर्मिडेबल प्रोविंस है ये आपका, और किसकी लीडरशिप में? पेशवास की लीडरशिप में ये बहुत फ्लरिश किया, स्ट्रॉन्ग हुआ, एंड इन्होंने मुगल अथॉरिटी को अप्रूव कर दिया फ्रॉम द मालवा एंड द गुजरात, एंड खुद का रूल वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। एंड आपने पहले भी देखा था कि चौथ और सरदेश मुख ये लगा ही इसलिए रहे थे कि क्या सीन था उसके पीछे, कि आप अगर चाहते हो, मुगल एम्पायर से कहते थे कि आप अगर चाहते हो कि मैं आपके यहाँ रेड ना करूँ, अटैक ना करूँ, तो आप मुझे चौथ दो और सरदेश मुखी दो। फनी है ना थोड़ा? यस इट इज़। तो ये इनकी पावर थी, ये इनका कॉन्फिडेंस था, ओके, यस। लेकिन यू रिमेंबर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, याद है ना अच्छे से? 1761, जब ये बुरी तरीके से हार जाते हैं। किससे हार जाते हैं? अहमद शाह अब्दाली से। तो उस टाइम पे ये थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, ठीक है, बट अदरवाइज ये अपनी टेरिटरी फिर से रीगेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। And they offered the most formidable challenge to the English East India Company। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए, कहने का मतलब इनको भी बनना था रूलर दिल्ली का, इंडिया का, और एक तरफ ब्रिटिश भी फाइट कर रहे थे। तो बहुत बढ़िया इन्होंने टक्कर दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो दिस वॉज अबाउट योर मराठास। नेक्स्ट है आपका रोहिलखंड एंड फरुखाबाद। तो ये आपके बंगाश पठान्स के किंगडम्स थे, जो अफगान माइग्रेंट्स थे। अफगान माइग्रेंट्स जो इंडिया में आ गए थे, तो उन्होंने अपने खुद के कुछ छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए थे रोहिलखंड और फरुखाबाद के नाम से, ठीक है। अली मोहम्मद खान जब नॉर्थ इंडिया में टेरिटरी, जब नादिर शाह जी आए थे, इन्वेजन करने आए थे, तो उस टाइम पे आपको पता है सब बिखर गया था। कोई मुग़ल एम्पायर एज सच कोई मुग़ल एम्पायर नहीं था, क्योंकि नादिर शाह भी, इफ़ यू रिमेंबर, 57 डेज़ के लिए मुग़ल एम्परर तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, इन्होंने रूल किया इंडिया पे प्रॉपर एज एन एम्परर रूल किया। तो उस टाइम जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, व्हेन मुग़ल अथॉरिटी वाज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, बिल्कुल वीक हो गई थी, तब इन्होंने, अली मोहम्मद खान ने उसका एडवांटेज लेके अपना एक छोटा सा किंगडम बनाया, विच वॉज योर रोहिलखंड, ओके। ये कहाँ पे है आपका? ये हिमालयन फुट हिल्स में है। कुमाऊँ आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, राइट। तो नॉर्थ में कुमाऊँ रीजन के बीच में, और साउथ में गंगा, ठीक है। तो गंगा और कुमाऊँ के बीच में छोटा सा इनका रीजन था रोहिलखंड। यू सॉ इन द मैप, राइट? प्लीज़ गो थ्रू दैट मैप वेल, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोहिलाज, दे वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ रोहिलखंड। तो रोहिलखंड के इनहैबिटेंट्स, वहाँ के लोगों को रोहिलाज कहा जाने लगा, ठीक है। लेकिन जो इनके नेबरिंग पावर्स हैं, जैसे जाट्स हैं, ठीक है, एंड अवध के रूलर्स हैं, क्योंकि ये इनके साथ बाउंड्री शेयर करते थे, तो और फिर बाद में मराठास भी। अब मराठास तो एक तरीके से सबसे ही फाइट कर रहे थे, जितनी भी अदर पावर्स थी, बिकॉज दे वांटेड टू रूल कंप्लीटली,
ठीक है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश। तो हर तरफ से जो ये दूसरी नेबरिंग पावर्स या रीजनल स्टेट्स हैं, इन्होंने इनको ओवरकम कर लिया। जाट्स एक्चुअली दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और बहुत ही छोटे से टेरिटरी में ये लिमिटेड थे। ठीक है, वांट सी अगेन, चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, सी हियर, ये रहा आपका रोहिलखंड। तो आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे से एरिया में ये सिमटे हुए हैं, लिमिटेड हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे ये अवध है नीचे, मराठा टेरिटरी बहुत एक्सपेंडेड है। ठीक है, फिर राजपूत हैं आपके। तो इनके जो नेबर्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये उनसे दे वर नॉट केपेबल इनफ टू फाइट देम, एंड दिस वॉज द रीज़न कि ये धीरे धीरे फिर फाइनली इनका भी डिक्लाइन हो जाता है। ओके, यस। बट देर इज़ अ पर्सन मोहम्मद खान बंगाश हु इज़ अगेन एन अफगान ओनली। ये अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड करने में सक्सेसफुल होते हैं, एंड विच इज़ ईस्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के ईस्ट में एक छोटा सा एरिया है आपका फरुखाबाद, विच इज़ इन योर यूपी, राइट। तो यूपी में फरुखाबाद के अराउंड ये थोड़ा सा एरिया अपने लिए सिक्योर कर पाते हैं। किसके टाइम पे? फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि फरुखाबाद जब जाट्स एस्टेब्लिश करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर देमसेल्स, इट वॉज इन द रीन ऑफ टू एम्परर्स, फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह। ओके, so this was all about your regional states. Let's see the question once again. Your question was, when the decline of Mughal Empire was at its peak, few regional powers started rising. Give an account of these regional states. तो background में आप क्या बताएंगे? background में आप बताएंगे there were three kind of regional states. First one was your successor state. ठीक है, next आपका था independent kingdoms and the third one was your new states. ये आप background में बताएंगे। उसके बाद जब आप एक एक करके टर्न बाय टर्न व्हेन यू विल गिव अ डिटेल अकाउंट, यू स्टार्ट विद हैदराबाद। फर्स्ट इज योर हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका अवध, देन यू हैव योर बंगाल, देन यू हैव योर राजपूत्स, मैसूर, केरला, जाट्स, एंड देन 6 मराठास, एंड इन दी एंड योर रोहिलखंड एंड फरुखाबाद। तो ओवरऑल आपके 10 रीजनल स्टेट्स है, ये इंपॉर्टेंट रीजनल स्टेट्स हैं आपके। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं दैट व्हाट वाज द नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स। नाउ यू नो इट वेरी वेल, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद देयर वाज नो सच पावर कि हम ये कहें कि मराठाज ने फिर ऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली को एंड दे वर रूलिंग इंडिया, और द राजपूत्स और एनी अदर पावर। दे वर हु? दे वर द ब्रिटिश, नन अदर देन द ब्रिटिश। ओके, 1857 के रिवोल्ट के बाद हु कम्स टू द सीन, हु कम्स टू द पावर? क्राउन रूल, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की। ठीक है, तो किसका रूल एस्टेब्लिश होता है? ब्रिटिश का रूल, ना कि किसी मैसूर का या मराठा का। तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स कार्व आउट करने के बाद भी, स्ट्रॉन्ग इनफ होने के बाद भी कि हाँ मुगल एम्पायर को टक्कर दे सकें, ऐसा क्या था दैट दे कुड नॉट एस्टेब्लिश देयर रूल। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आप, द क्वेश्चन इज many regional powers were successful in carving out their independent kingdoms, but none of them could replace the Mughal Empire. Critically analyze. Okay, important question है ये. So, see, independent political systems हैं इनके, ठीक है, that is administration and the governance that is independent of the Mughal Empire. उसके बाद भी they continue to maintain the ties with the Mughal imperial authority. That is, they are recognizing the Mughal emperor एज द सुप्रीम अथॉरिटी। ये मान रहे हैं कि हाँ एक अभी भी सुप्रीम अथॉरिटी है, एंड वी आर नॉट स्टिल एट द प्लेस टू बी कॉल्ड द सुप्रीम अथॉरिटी और द पावर और द रूलर ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो एम्परर की इंपॉर्टेंस को ये अभी भी एक्नॉलेज कर रहे हैं एज एन अम्ब्रेला। ओके, कि हम छोटे छोटे पावर्स हैं बट एक बड़ा पावर है अभी भी जिसका नाम है मुगल एम्पायर। ओके, इवन जो रेबल चीफ्टेन्स थे जिसमें आपके मराठास थे और सिख्स, देखिए मराठास हमने देखा, दे हैड दिस ड्रीम कि हमको रूल करना है इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी भी दे वर नॉट दैट श्योर और कॉन्फिडेंट, या फिर मैं ये कहूँ कि अभी तक वो उस दिल्ली के थ्रोन को विन नहीं कर पाए हैं, राइट। तो जब तक वो दिल्ली के थ्रोन को नहीं विन कर पाए हैं तो वो कैसे कह सकते हैं या वो कैसे डिफाई कर सकते हैं सुप्रीम अथॉरिटी, मुगल की अथॉरिटी को। ठीक है, तो इवन मराठा सिक्स जैसे रेबेलियंस भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे मुगल्स को एज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि जब एक अथॉरिटी अभी तक एस्टेब्लिश्ड है, कहीं नहीं गई है, तो दे कांट से देमसेल्व्स एज द रूलर्स, ओके, द पैन रूलर्स। देन यू हैव योर सेकेंड पॉइंट एज द
जो पॉलिटी है आपकी, दैट इज़ जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो रीजनल है, दैट इज़ लोकलाइज्ड है। ठीक है, लोकलाइज्ड के साथ साथ वो कोलैबोरेटिव भी है। कहने का मतलब जो वहाँ के लोकल जमींदार्स हैं, मर्चेंट्स हैं, नोबल्स हैं, चीफटेन्स हैं, उनके साथ मिल के फंक्शनिंग हो रही है उस रीजन की। ठीक है, तो दे आर नॉट द सोल अथॉरिटी। जैसे मुगल एम्पायर में मुगल एम्परर वॉज द सोल अथॉरिटी एंड द अदर्स वर सबॉर्डिनेट्स, बट हियर दिस इज नॉट द केस। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स की जगह एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ठीक है, वेयर एज एक एक्सेप्शन आपको लेकिन ज़रूर देखने को मिलेगा। मैसूर ने कभी भी लोकल चीफटेन्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लोकल चीफटेन्स इन द रीन ऑफ मैसूर दे वर ऑलवेज सबॉर्डिनेट। जैसे एक राजा और प्रजा का रिलेशन होता है, वैसे ही वेयर एज जो दूसरे रीजनल पावर्स हैं वहाँ पे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रहा है, सब मिल के एक तरीके से मोर और लेस मिल के रूल कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कोलैबोरेटिव है। देन दिस वाज योर सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड में आप देखेंगे दैट प्रोविंशियल रूलर्स ने एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम नहीं डेवलप कर पाया। ओके, दैट इज़ एक अच्छा खासा कैपिटल हो आपके पास, फंड्स हों, टैक्सेस कलेक्शन का आपके पास अच्छा खासा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना साउंड नहीं था और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी वॉज नॉट strong enough, that is army and the soldiers, that is number of cavalry, number of soldiers, एक अच्छा खासा नंबर होना चाहिए ना, that was not the case. then weapons की कमी, modernized weapons की कमी, okay, that was the thing. ठीक है, कुछ रीजनल पावर्स जैसे मैसूर ने मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। मर्तंड वर्मा ने को आपने देखा था केरला के, उन्होंने वेस्टर्न मॉडल पे अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो अभी भी बैकवर्ड हैं। ओके, ठीक है, वेस्टर्न मॉडल्स में आप जो है और बेटर वेपन्स ले रहे हो, आपकी अगर नेवीज़ हैं तो वो और शायद बेटर इक्विप्ड हैं जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं, आप सोल्जर्स को मे भी ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, बट जिस तरीके से इंग्लैंड में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था, क्या इंडिया में ऐसा था? नहीं था। इंग्लैंड में मशीन्स चल रही हैं, प्रोडक्शन मशीन से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन से हो रही है, एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हो रहा है, इम्प्रूव्ड आपका प्लो आ गया है। प्लो मतलब दैट PLOUGH वाला प्लो, जिससे वो खेत जोतते हैं हम। ठीक है, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर नॉट देयर इन इंडिया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। सो दिस वॉज योर थर्ड रीजन। ओके, नेक्स्ट ड्रॉबैक है आपका कॉन्स्टेंट वॉरफेयर। खुद ही के बीच में, खुद ही रीजनल पावर्स एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, राइट। अपनी नेबरिंग रीजनल पावर्स के साथ इनका हमेशा से ही एक डिस्प्यूट चलता रहता था, राइवलरी चलती रहती थी, एंड आपको पता है इन दी एंड विन कोई नहीं करता था, बल्कि इसका उल्टा फ़ायदा ब्रिटिश उठा ले जाते थे, ब्रिटिश इंटरफेयर कर जाते थे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने डुप्लेक्स का देखा था, इंग्लिश तो कर ही रहे थे। ठीक है, तो दिस वॉज दी अनदर रीजन। दीज स्टेट्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज मुगल पावर। कहने को तो थे मराठास कितने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, मैसूर में हैदर अली, टिपू सुल्तान कितने स्ट्रॉन्ग थे कि वो आराम से मुगल एम्परर को टक्कर दे सकते थे, लेकिन इनमें से कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। एक स्टेबल पॉलिटी ऑल इंडिया लेवल पे किसी ने शो नहीं कर पाई कि हाँ मैं कोई स्टेबलाइज कर पाए पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे गवर्नेंस को। अगर पैन इंडिया में देयर वाज नो वन। अगेन था कौन? ब्रिटिश डिड दैट। ये आपका फोर्थ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है आपका जागीरदारी क्राइसिस। यू सॉ जागीरदारी क्राइसिस में क्या था कि मनसब्स बढ़ रहे हैं। मनसब्स मतलब जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, रैंक्स उनकी बढ़ रही हैं, मनसबदार के नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले 10 थे तो अब 50 हो गए हैं। अब इनको क्या मिलता था अपनी सैलरी के बदले में? जागीर मिलती थी, लैंड मिलती थी। लेकिन जहाँ पहले 10 लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अब नंबर ऑफ लैंड तो नहीं बढ़ेगा ना सडनली, वो तो नहीं बढ़ने वाला, लेकिन उसके कंटेंडर बढ़ रहे हैं। उसी 10 पार्सल्स ऑफ लैंड के लिए आप 50 आदमी आपके लाइन में खड़े हैं, तो एग्रीकल्चर जो इनकम है वो भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, पर हेड इनकम कम हो जाएगी, और एग्रीकल्चर से भी इनकम जो है वो डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वाज नॉट इनफ। ओके, यस, द नंबर ऑफ कंटेंडर्स फॉर अ शेयर ऑफ सरप्लस मल्टीप्लाइड। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे,
देखिए, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। प्री में सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले, यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स अ लिटिल डीपली, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारे ड्रॉबैक्स चल रहे हैं, सब नेगेटिव पॉइंट्स है, बट एक पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट ट्रेड दोनों ही इंटरनल एंड फॉरेन ये बिना किसी डिस्ट्रप्शन के प्रॉस्पेरस कर रहा है। ट्रेड में कोई भी नुकसान एज सच नहीं हो रहा है। जो एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया मटेरियल्स और जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मेंटेन है, पॉजिटिव है, ठीक है। रेस्ट ऑफ इकोनॉमी पूरी स्टैग्नेट कर रही है, बट ट्रेड आपका प्रॉस्पर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग लगता है ना, कि अगर ट्रेड प्रॉस्पर कर रहा है तो इकोनॉमी कैसे स्टेगनेंट है। उसके अपने रीजंस हैं कि करप्शन एंड ऑल, ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स में करप्शन था, और कहने को इनकम हो रही थी लेकिन वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, ठीक है। फार्मर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, एंड जो लोकल आपके आर्टिजन्स हैं उनको कोई किसी भी तरीके की हेल्प नहीं मिल रही थी, बल्कि उनका ऑपरेशन हो रहा था, ठीक है। सो यू हैव टू बी थोड़ा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को, और प्रिलिम्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है जब वो आपसे स्टेटमेंट्स बना के दे देंगे असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, या स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में, दैट आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट, और अगर उसमें लिखा होगा दैट रीजनल स्टेट्स के नेचर में अगर ये लिखा होगा दैट ट्रेड वॉज ऑल्सो ऑन द डिक्लाइन, तो आई थिंक आप ये सोच के उसको करेक्ट कर देंगे कि हाँ, जब बाकी सब डिक्लाइन पे था तो ट्रेड भी डिक्लाइन पे होगा, बट नो। तो ये जो पॉइंट है, प्लीज़ मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। ट्रेड वॉज नॉट ऑन द डिक्लाइन। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, दिस वॉज योर फिफ्थ पॉइंट, नेचर एंड नेचर आपको बताना था, द नेचर एंड लिमिटेशंस एंड द ड्रॉबैक्स। तो फर्स्ट में आप क्या बताएंगे, दैट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम होने के बाद भी दे वर रिकॉग्नाइजिंग, द रीजनल स्टेट्स वर रिकॉग्नाइजिंग मुगल एम्परर एज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट में आप बताएंगे दैट जो गवर्नेंस है वो आपका अभी भी लोकलाइज्ड है, ठीक है, रीजनल गवर्नेंस है, पैन इंडिया नहीं है। थर्ड में आप बताएंगे दैट उनका फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीक है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। फोर्थ, यू विल टेल अबाउट दी मुगल पावर, दैट इज ऑल इंडिया पावर, एंड दीज स्टेट्स वर बिजी इन फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाए। एंड इन द लास्ट द जागीरदारी क्राइसिस, बट लास्ट में आप एक ये ट्रेड वाला कॉम्पोनेंट ज़रूर ऐड करेंगे, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इम्पॉर्टेंट रीजनल स्टेट्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर टुडे।